आगे स्टार्टिंग में हम यहाँ पर यूना को देखते हैं जो कि यहाँ पर बैठकर अपने हस्बैंड जाओ को देख रही थी कि आखिर यहाँ पर वो उनके न्यू बॉर्न बेबीज के लिए कितनी सारी प्रिपरेशंस कर रहा है। एंड सभी को यहाँ पर पता होता है कि यूना एंड जाओ के बीच का लव इमेंसिबल है। साथ साथ यहाँ पर यूना से ज्यादा प्रिपरेशंस तो जाओ कर रहा है उनके आने वाले न्यू बॉर्न बेबीज के लिए। जितना यहाँ पर यूना ने प्रिपेयर नहीं किया होगा उससे ज्यादा तो यहाँ पर सब कुछ जाओ ने कर रखा है। लेकिन इतने में यहाँ पर यूना के फोन पर सिया की तरफ से कुछ फोटोज एंड वीडियोस आते हैं। वो सब कुछ यहाँ पर जाओ के और सिया के मेकआउट में थे, जिसमें यहाँ पर सिया जाओ से रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुम यहाँ पर अपने बच्चों का नाम मेरे नाम से रखना। एंड जाओ ने यहाँ पर उससे प्रॉमिस भी किया था। और ये चीज यहाँ पर कुछ दिनों पहले की नहीं बल्कि बहुत टाइम पहले की थी। यूना यहाँ पर उसे रोक देती है एंड कहते लग जाती है कि वो इस बच्चे को बर्थ देना नहीं चाहती। ये सुनते यहाँ पर जाओ को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर यूना का मूड स्विंग हो रहा होगा तो वो उसे शांत कराने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर यूना उसे वो फोटोज एंड वीडियोस दिखा देती है, जिसे देखते यहाँ पर वो घबरा जाता है एंड यूना से बोलने लग जाता है ये सब कुछ फेक है, ये डीप एआई हो सकता है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, कोई जरूर जानबूझकर सब कुछ कर रहा है हमारे बीच झगड़ा लड़ाने के लिए। यूना कहती कि नहीं, सिया तुम्हारे साथ है और सिया तुम्हारी फर्स्ट लवर है जिसके बारे में मुझे भी पता है, और तुम कह रहे हो कि ये सब कुछ फेक है। जाओ बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, ये सब कुछ सच में फेक है। यूना कहती कि अच्छा, तो जो तुम हमारी ट्विंस का नाम रखने वाले हो क्या वो भी फेक है। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ यूना से कह रहा था कि अगर लड़की हुई तो वो उसका नाम सिया रखेगा एंड लड़का हुआ तो सिवैन रखेगा। एंड जब यूना ने यहाँ पर उससे क्वेश्चन किया था कि ऐसे नाम क्यों, तब उसने बहाने मार दिए थे कि बस ऐसे ही मैं यहाँ पर अपने फ्यूचर किड्स का नाम ऐसे ही रखना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि वो उन पर बहुत सूट होगा, मैं बहुत एक्साइटेड जो हूँ। यूना को लगने लग जाता है कि जाओ बहुत एक्साइटेड है एंड बच्चों के लिए बहुत खुश है, इसलिए उसने पहले से सब कुछ एडवांस में सोच के रखा है। लेकिन अब जाकर यहाँ पर उसे पता चलता कि आखिर उसने वो नाम क्यों सोचे थे। और जब इस बात को लेकर वो उसे कन्फ्रंट करने लग जाती है तो वो सभी बातों को यहाँ पर डिनाई करने लग जाता है। यहाँ पर यूना उससे अपने आप से दूर कर देती है। वो उस पर यहाँ पर चिल्ला कर कह रही थी कि अगर तुम्हें यहाँ पर अभी भी सिया से इतना लव है तो फिर मुझसे बोल देते, मैं यहाँ पर तुम्हारी इच्छा पूरे होने देती, लेकिन इतने समय तक यहाँ पर तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया, पीठ पीछे यहाँ पर तुमने मुझ पर चीट किया और अब मैं यहाँ पर तुम्हारे बेबीज के साथ प्रेग्नेंट हूँ। अगर सिया ही चाहिए थी तो कह देते, हम ये शादी कभी नहीं करते और सोचते भी नहीं इस बारे में। ऐसा कहकर तो यहाँ पर वो उसके बाद ढेर सारे सामान फेंकना शुरू कर देती है, वो भी गुस्से में। और इन सभी चीजों के बाद यहाँ पर एक फैमिली डिस्कशन बैठाया जाता है जहाँ पर यूना ने फिक्स कर लिया था कि वो जाओ को डिवोर्स देने वाली है, बिकॉज मौका देकर भी कुछ मतलब नहीं है। वो गलती उसने एक बार नहीं लेकिन कई बार की, जिसे गलती भी नहीं कहा जाता। वो चीज यहाँ पर ह्यूमन अपनी चॉइस की वजह से करता है, अपनी मर्जी की वजह से करता है। यूना यहाँ पर बता रही थी कि फैमिली डिस्कशन करते टाइम यहाँ पर जब वो लोग बैठे थे तो ऐसा लग रहा था कि जाओ ने नहीं बल्कि यूना ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो, उससे रंगे हाथों पकड़कर। जहाँ पर रहते जाओ के मामा, जो कि यहाँ पर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो तुम्हें यहाँ पर गलत फहमी हुई यूना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम यहाँ पर डायरेक्टली डिवोर्स की बात नहीं बोल सकती हो। हमारा जाओ बहुत अच्छा है, वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट यहाँ पर वो दोनों आंटी यूना की मॉम डैड को इशारे करने लग जाती है, जहाँ पर यूना की मॉम उसे समझा रही थी कि तुमने अपनी मर्जी से यहाँ पर ये शादी की है, ऊपर से बेचारा जाओ ना ड्रिंक करता है ना स्मोक करता है, तो वो इतना बड़ा काम कैसे कर देगा। अंकल तो गुस्से में यहाँ पर यूना से कह देते कि देखो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि इमेच्योर जैसा डिसीजन लेना बंद करो। डिवोर्स नाम की चीज हमारे घर में ना कभी हुई है और ना ही कभी होगी। मेरे जिंदा रहने तक तो बिल्कुल भी नहीं तुम यहाँ पर किसी को डिवोर्स दे सकती, और अब से यहाँ पर डिवोर्स का नाम भी मत निकालना अपने मुंह से। जी यहाँ पर कहने लग जाते कि सही कहा यूना, तुम हम सबको देखो, हम सबको पता है कि यहाँ पर जाओ ठीक है, अब बताओ अगर जाओ बुरा होता तो हम उसका साइड क्यों लेते। इतने सारे लोग उसकी तरफ से बात करें तो हम कुछ सोच समझ कर तुम्हें एडवाइस दे रहे रहेंगे ना, तो तुम्हें भी यहाँ पर अपना दिमाग लगाना चाहिए और बातों को बुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। नीना को वैसे ही फील हो रहा था कि जैसे यहाँ पर उसने गलती कर दी है ये सारी की सारी सच्चाई पता करने के लिए। तब तक वहाँ पर जाओ यूना के पास आता है एंड कहता है कि देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ, मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ। चलो ठीक है, एक बार के लिए मान लेते कि तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है तो क्यों ना हम यहाँ पर सिया को ही कॉल करके पूछ ले, सिया यहाँ पर सभी को सच्चाई बता देगी। यूना को पता होता है कि इसने ऑलरेडी सिया के साथ में बात कर ली होगी, अब वो कॉल लगाएगा, कॉल स्पीकर पर रखेगा, सिया यहाँ पर वही बोलेगी जो कि यहाँ पर जाओ ने उसे बोलने के लिए बोला है, और सभी के सामने यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा कि जाओ कितना ज्यादा इनोसेंट है। एंड यहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है, वो कॉल को स्पीकर पर लगाकर सिया से पूछने लग जाता है कि आखिर उसने यूना को ऐसे तस्वीरें और ऐसे वीडियोस क्यों भेजे। वो कहने लगती कि यार जाओ
मैं तो तुम्हारी वाइफ के साथ मजाक कर रही थी, कहीं तुम्हारी वाइफ ने इस मजाक को सीरियसली तो नहीं ले लिया। और ये सुनते यहाँ पर के मॉम डैड, जाओ के मम्मी एंड आंटी सभी यहाँ पर खुश हो जाते हैं एंड कहते कि देखा, हमने तो कहा ही था कि हमारा जावा ऐसा कर ही नहीं सकता, तुम्हें मजाक को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कॉल यहाँ पर कट हुआ नहीं था। सिया तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बोल जाती है। वो यहाँ पर यूना को ट्रिगर करना शुरू कर देती कि यूना, तुम कितनी ज्यादा इनसेंसिटिव हो, आखिर कोई इतना इनसिक्योर कैसे हो सकता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड का और मेरा पास्ट पहले से रह चुका है, हमने एक दूसरे को किस किया, नाइट स्पेंड किया और एक साथ हम यहाँ पर लिविंग में रहे भी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो तुम्हारा हस्बैंड वापस से मेरे पास आ जाएगा। तुम सोच कर बताओ, अगर मैं उसके पास गई तो क्या वो मेरे पास आएगा। एंड ऐसी बातें कर यहाँ पर वो यूना को ट्रिगर कर रही थी, जहाँ पर यूना को पता होता है कि दोनों मिलकर यहाँ पर साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। एंड जाओ फैमिली को एज अ सपोर्टर अपने सामने रखना चाहता है एंड यूना को यहाँ पर एकदम दिखाना चाहता है कि सभी के सभी सही है और वो अकेली गलत है। यूना फोन को यहाँ पर छीन लेते सिया को सच्चाई बोलने के लिए कहती है, जहाँ पर गुस्से में आकर वो उसे फोन छीन कर उसे थप्पड़ मार देता है सभी घर वालों के सामने। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर थप्पड़ मारने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने गलती की। वो उसे कहते हैं कि माफ करना, गलती से थप्पड़ मार दिया। और ये यहाँ पर सिया सुन लेती है। वो कहते कि अरे वाह, देखो यूना, मैं तो तुम्हें यहाँ पर पहले से ही बता रही हूँ कि तुम और जाओ एक दूसरे के लिए बने नहीं हो। तुम्हें यहाँ पर रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जाओ यहाँ पर शुरुआत से मुझे पसंद करता आ रहा है एंड मुझे पसंद करता रहेगा। भले तुम यहाँ पर उसके बच्चों को बर्थ क्यों ना दे दो, लेकिन इन दी एंड वो घुमा फिरा कर मेरे पास आने वाला है और बच्चों के नाम तो तुम्हें अच्छे से पता ही होंगे। जाओ यहाँ पर तुरंत ही कॉल कट कर देता है एंड यहाँ पर यूना को बहुत बड़ा झटका मिलता है। अब ये सब कुछ सुन के तो सभी को पता चल ही गया होगा कि जाओ तो यहाँ पर एक्चुअल में चीट कर रहा है। कॉल कट होने पर यहाँ पर जाओ से कन्विंस करने लग जाता है कि प्लीज प्लीज उसकी बातों को यहाँ पर बिल्कुल मत सुनो, उसने गुस्से में आकर ये सब कुछ कह दिया होगा। यूना यहाँ पर अपने आप को बेवकूफ मान रही होती है एंड सोच रही होती कि काश उसने यहाँ पर उस दिन सारे सच्चाई का पता लगा लिया होता जिस दिन यहाँ पर सिया उनके घर पर एंटर की थी, कि एज इफ यहाँ पर वो उन्हीं का घर हो। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिया घर के अंदर आती है। यूना को सिया के बारे में कुछ पता था ही नहीं। सिया तो ऐसे वॉक करी थी जैसे सिया को घर का हर एक हिस्सा पता और उसी घर की मालकिन वो ना कि यूना हो। एंड बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो कहने लग जाती कि रेवा, घर का रिनोवेशन तो यहाँ पर जाओ ने बहुत अच्छे से किया है। यूना उससे पूछने लग जाती कि तुम हो कौन एंड घर के रिनोवेशन से तुम्हारा क्या लेना देना है। वो उसे बोलते कि तुम खुद गैस कर लो कि मैं कौन हूँ। अरे हाँ, मैं तो बताना भूल ही गई कि घर का रिनोवेशन इसलिए हुआ बिकॉज क्या है ना, मुझे अमेरिकन स्टाइल के घर कुछ ज्यादा पसंद है एंड इसलिए लगता है यहाँ पर जाओ ने एंटायर घर को वैसे टर्न आउट कर दिया। यूना से कहती कि देखो, ये तुम्हारा घर नहीं है, जितना रूटली तुम अंदर आई हो उतना रूटली भी मैं यहाँ पर तुम्हें बाहर भेज सकती हूँ। और तुम हो कौन, उसका पहले मुझे यहाँ पर जवाब दो। सिया बोलती कि बता दूंगी तो फिर मिस्ट्री कैसे रहेगा। चलो ठीक है, ये किचन तुम्हें बहुत नॉर्मल सा किचन लगता होगा ना, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये कपल्स वाले किचन है। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे फोटो भी दिखाती है उसके और जाओ के, जहाँ पर किचन का एक हिस्सा सिया के पास होता है, किचन का दूसरा हिस्सा यहाँ पर जाओ के पास होता है, जो कि वो अभी भी यूज कर रहा है। दोस्त हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर यूना सभी पर चिल्लाने लग जाती है कि क्या ये सब कुछ होने के बाद भी आप लोग ये बोलना चाहेंगे कि गलती यहाँ पर मेरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मुझसे हुई है एंड जाओ यहाँ पर मेरे से लव नहीं करता है। सभी के बोलती यहाँ पर बंद हो जाती है। वह दूसरे यहाँ पर बेचारी बहुत रो रही थी। जा उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि प्लीज तुम्हें मुझे जितना मारना है तुम मार सकती हो, जितना चिल्लाना है तुम चिल्ला सकती हो, लेकिन हम डिवोर्स की बात प्लीज नहीं करते हैं। एंड जब यहाँ पर यूना से अपने आप से दूर कर देती है तो वो अपने आप ही को यहाँ पर थप्पड़ मारने लग जाता है। उसकी माँ पिघल कर वहाँ पर आ जाती है, जाओ को रोकती है और यूना को थप्पड़ मार देती है। कहती कि यहाँ पर तुम क्या मेरे इकलौते बेटे की जान लेना चाहती हो, उसे पागल करना चाहती हो। बेचारा कब से माफी मांग रहा, लेकिन तुम्हारे अंदर इंसान इतना भी कोई चीज ही नहीं है। यूना जाओ यहाँ पर चला जाता है नील डाउन करने के लिए ताकि यहाँ पर वो यूना को रिक्वेस्ट कर सके, और ये देखकर यहाँ पर उसकी मम्मा और पिघल जाती है और गुस्से में आ जाती है। वो यूना को एक और थप्पड़ मारते हैं, कहते कि आज तक मैंने यहाँ पर मेरे बेटे पर उंगली नहीं उठाई है, और आज देखो तुम्हारे लिए यहाँ पर वो नील डाउन तक कर जाए। मुझे तो यहाँ पर शर्म आ रही है तुम्हें अपने घर की बहू बुलाते हुए। पर दूसरे बाकी भी घर की आंटीज आ जाती है, जो कि आकर यहाँ पर यूना के साथ जबरदस्ती करने लग जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर यूना के खुद के पेरेंट्स उसका स्टैंड नहीं लेते। यूना की मम्मा तो उसे ये समझा रही थी कि देखो, शादी एक ऐसी जिंदगी है जहाँ पर औरतों को एडजस्ट करना पड़ता है, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा यहाँ पर दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अंकल भी यहाँ पर चिल्लाकर कह देते कि डिवोर्स के बारे में सोचना मत, मैं ये बार बार अपनी बातों को रिपीट नहीं करने वाला। ऐसे भी उम्र हो चुकी है, कोई सेकंड तुम्हें मिलेगा नहीं शादी करने के लिए। जो शादी की है उसे में एडजस्ट करो और उसी में यहाँ पर अपना फ्यूचर आगे बढ़ाओ। जहाँ यहाँ पर सभी को यूना से दूर करता है, उसके पास चले जाकर उसे माफी मांगना शुरू कर देता है ताकि वो उसे यहाँ
पर माफ कर दे। और सभी लोग चाहते थे कि यूना यहाँ पर जाओ को माफ करे, बट यूना यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है कि मैं आप सबके कहने पर यहाँ पर जाओ को माफी क्यों दे दूं। बेचारी को यहाँ पर हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। हम यहाँ पर एक वीक के बाद का सीन देखते हैं, बिकॉज यहाँ पर यूना को अब हॉस्पिटल में पूरे एक वीक हो चुके थे और इन एक वीक में यहाँ पर उसे कोई मिलने नहीं आया था, ना ही वो बाहर गई थी। बस सब कुछ यहाँ पर बस इंटरनेट पर देख रही होती है कि किस तरीके से सिया यहाँ पर इंटरनेट पर ऑनलाइन पोस्ट कर रही थी उसके और जाओ के रिलेशनशिप के बारे में, कि वो दोनों एक क्यूट लवर्स है जो कि शुरुआत से यहाँ पर एक दूसरे को पसंद करते आ रहे और अब उनके बीच कोई नहीं आ सकता। दूसरे यहाँ पर नर्स होती है जो कि यहाँ पर इरा को समझा रही थी कि देखो तुम प्रेगनेंसी के अपने अर्ली स्टेजेस पे हो, जहाँ पर मूड स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पॉजिटिविटी की तो बहुत ही ज़्यादा। तुम अपने फैमिली मेम्बर से कहो कि वो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए, तुमसे बातचीत करे, तुम्हें पॉजिटिव रखे, तुम्हें खुश रखे, वरना ये सारे इमोशंस यहाँ पर तुम्हारे बेबी और तुम्हारे बॉडी पर भी हार्म कर सकते हैं। ये सुनते ही यहाँ पर यूना सोच रही थी कि वो बुलाकर किसे बुलाएगी। जाम और उसके पेरेंट्स तो दूर की बात है, यहाँ पर यूना के खुद के पेरेंट्स तक उसे देखने नहीं आए तो वो दूसरों से क्या ही एक्सपेक्टेशंस रख सकती है। समय में यहाँ पर यूना को उसकी मम्मा की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है। उसने एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि इन दी एंड उसकी मम्मा एक माँ भी तो है, उसे अपनी बेटे की चिंता नहीं होगी तो किसकी होगी, उनके बेटे की होगी। बिकॉज यहाँ पर उसकी मम्मा ने उसे टेक्स्ट किया होता है कि बहुत जल्दी हमें यहाँ पर तुम्हारे भाई को नया फोन और कंप्यूटर दिलाना पड़ेगा, वो भी लेटेस्ट वाला, बिकॉज अब यहाँ पर उसके क्लासमेट्स सबसे लेटेस्ट फोन यूज करते हैं एंड अगर उसे लेटेस्ट वाला नहीं मिला तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, तो तुम पैसों का इंतजाम कर देना। और हाँ, ऐसे भी यहाँ पर तुम और जा के भी जो कुछ भी है उसे प्लीज क्लियर आउट कर दो। मैं नहीं चाहती कि हमारा नाम बाहर जाकर यहाँ पर बदनाम हो या फिर खराब हो। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर यूना समझ जाती है कि उन्हें तो यहाँ पर उसके सिर्फ पैसे से मतलब है। जब तक यहाँ पर वो उन्हें चीजें खरीदने के लिए पैसे दे रही है तब तक उसकी मदर इन लॉ का भी टेक्स्ट आ जाता है जो कि उसकी हेल्थ पूछने की वजह से बता रही थी कि वो एक शामन के पास गई थी, यानी कि एक प्रिस्ट के पास में, जिसके पास में जाकर यहाँ पर उन्होंने उनकी कुंडली दिखवाई थी और बताया था कि यहाँ पर बच्चे बहुत हेल्दी बॉर्न होंगे। लेकिन यहाँ पर यूना को अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए और जाओ पर ज्यादा शक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन जो है। गुस्से में तो आकर यहाँ पर उन दोनों मैसेजेस को डिलीट ही कर देती है। यहाँ पर उसे जाओ का भी टेक्स्ट आ जाता है जो कि उसे कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि मैं अपनी बिजनेस ट्रिप पर हूँ। मैं तुमसे बहुत मिलना चाहता हूँ, तुम्हें मिलने के लिए बहुत डेस्परेट भी हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, लेकिन क्या करे, बिजनेस में तो यहाँ पर करना पड़ेगा। यूना को पता होता है कि एक नंबर का झूठ बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर वो सिया के साथ में ट्रिप पर एंजॉय जो कर रहा है। फाइनली यहाँ पर एक पर्सन की कमी बची हुई थी जो कि सिया की थी। सिया भी यहाँ पर उसे कॉल कर देती है। यूना उठाती कि अब यहाँ पर सिया को उससे क्या बोलना है। सिया यूना से यहाँ पर कह रही थी कि तुम्हें पता है वो तुमसे इतना बैग क्यों कर रहा था कि तुम उसकी जिंदगी में रुक जाओ ताकि तुम यहाँ पर उसे हेल्दी के ट्विंस को बर्थ दे दो और उसके बाद में तुम्हें छोड़ देगा। ऐसे भी यूना तुम प्रेग्नेंट हो रही हो, प्रेग्नेंट हो चुकी हो, जहाँ पर तुम्हारी बॉडी कुछ समय बाद यहाँ पर खराब दिखने लग जाएगी, लेकिन मैं तभी भी यहाँ पर यंग दिखूंगी और हमारे पास यहाँ पर बच्चे भी आ जाएंगे। मेरी वेस्ट वैसे की वैसे स्लिम रहने वाली है, मेरी ब्यूटी भी वैसे की वैसी रहने वाली है और मुझे यहाँ पर बिना मेहनत करे एक एंटायर फैमिली मिल जाएगी। और ऐसे भी अगर तुम्हें लगता है कि बर्थ देने के बाद यहाँ पर पिघल जाएगा तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पर जाओ को तुम्हारी फैट बॉडी पसंद आएगी, वो जो कि यहाँ पर कभी नहीं देखना चाहता, इसलिए अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस को दो। एंड सिया तो यहाँ पर लिमिट क्रॉस कर देती है। वो एक वुमेन्स बॉडी को लेकर बहुत कुछ बोल जाती है। जब वो बर्थ देता है तब तक की सारी चीजें वो कह जाती है कि आखिर इनडायरेक्टली यूना कितनी ज्यादा अगली दिखने वाली है। गुस्से में आकर यहाँ पर यूना कॉल कट कर देती है। दूसरे यहाँ पर वो जाओ को कॉल लगाती है एंड उसे बताते कि उसे डम्पलिंग्स खाना है उसी जगह पर जहाँ पर वो लोग सबसे पहली बार अपनी डेट पर गए थे। वो तुरंत यहाँ पर हाँ बोल देता है एंड कहता है मैं जल्द से जल्द वापस आकर सबसे पहले तुम्हें वहीं पर लेकर जाऊंगा। एंड यहाँ पर यूना बस देखना चाहती थी कि क्या सचमुच वो उसकी फिक्र करता भी है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत फिक्र पहले उसकी किया करता था और ये बात यहाँ पर उसे उसी दिन प्रूफ हुई थी, जहाँ पर हमें भी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यूना के अकॉर्डिंग वो लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम डेट पर गए थे, जिस समय वो लोग डम्पलिंग्स खाने गए थे, सिंपली डम्पलिंग्स खाने गए थे। एंड तब यहाँ पर जाओ अच्छे से ध्यान रख रहा था, उसे वो आराम से खाने के लिए कह रहा था एंड फूक कर खाने के लिए कह रहा था ताकि यूना का यहाँ पर मुंह ना जल जाए। और वही दिखाता है कि आखिर जाओ उसकी कितनी केयर करता है। एंड फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे की रात हो जाती है, यानी कि मिडनाइट। एंड फिर भी यहाँ पर जाओ की तरफ से कोई टेक्स्ट नहीं, कोई कॉल नहीं, तो वो सामने से यहाँ पर उसे कॉल लगाने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर जाओ का फोन बंद आ रहा था,
तो यहाँ पर यूना को डाउट था कि हो सकता है कि मे बी यहाँ पर वो सिया के साथ हो, इसलिए यहाँ पर वो सिया को वीडियो कॉल लगाने लग जाती है। सिया जानबूझकर यहाँ पर उस वीडियो कॉल को पिक करती है एंड दिखा रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर जाओ और वो मिलकर मेक आउट कर रहे हैं। वो तुरंत यहाँ पर वीडियो कॉल को एंड कर देती है। बेचारी यूना को तो ये सब कुछ देखकर और भी ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था, वो और भी ज्यादा बीमार होते जा रही थी। फिर यहाँ पर वो चली जाती है टेरेस पर, जहाँ पर उसे जाओ का कॉल आ जाता है। जाओ कहने लग जाता है कि माफ करना, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था। यूना यहाँ पर उसे ऊपर देखने के लिए कहती है। जाओ बोलता है कि तुम वहीं रुको, मैं तुरंत आता हूँ। यूना से कहते कि मैंने कहा ऊपर देखो, एंड जैसे यहाँ पर जाओ उसे टेरेस पर देखता वो घबराने लग जाता है। वो उसे वहीं पर इंतजार करने के लिए कहता है और कोई कदम आगे बढ़ाने से मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर यूना फिर भी उसके सामने कूद जाती है। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग सोच रहे होते कि बेचारी प्रेग्नेंट थी और ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने खुद की ही जान ले ली। जाओ यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर रो रहा होता है। यूना को एटलीस्ट यहाँ पर खुशी तो हो रही थी कि चलो मेरे मरने पर कोई तो रो रहा है, लेकिन उसे पता होता है कि जाओ उसके लिए नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए रो रहा है जो कि वो डेस्परेटली चाहता है। हाँ पर यूना को फ्लैशबैक का सीन याद आता है, जब यहाँ पर उसने उसे कहा था कि एक बार वो बेबीज को बर्थ दे देगी तो फिर उसकी बॉडी पहले की तरह नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है बेबीज को बर्थ देती है तो वो एक ह्यूमन को बर्थ देती है। एंड इस दौरान यहाँ पर उनकी बॉडी में ढेर सारे चेंजेस आते, कुछ ऐसे जहाँ पर तो वो खुद नहीं लग पाती। लेकिन यहाँ पर नर्वस में आकर उसने उसे प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ पर यूना का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो बेबीज को और यूना को दोनों को यहाँ पर इक्वली ट्रीट करेगा। एंड वहीं पर वो बेहोश हो जाती है, जहाँ पर जाओ उसे होश में लाने की बहुत कोशिश कर रहा था। तब तक वहाँ पर स्ट्रेचर भी आ जाता है, नर्स एंड डॉक्टर्स भी आ जाते हैं जो कि तुरंत यहाँ पर उसे लेकर इमरजेंसी रूम में चले जाते हैं। एंड तब यहाँ पर वो नर्स वो डॉक्टर को सारी की सारी बातें बता रही होती है। एंड डॉक्टर यहाँ पर जैसे अपने पेशेंट की चेहरा देखते वो तुरंत यहाँ पर यूना को पहचान जाता है, व्हिच मींस यहाँ पर ये डॉक्टर एंड यूना दोनों एक दूसरे से पहले यहाँ पर मिल चुके हैं। एंड जब यहाँ पर डॉक्टर अपने ही खुद के जाने पहचाने लोगों को ऑपरेशन या सर्जरी कर रहे होते, वो मोमेंट यहाँ पर उनके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। वो लोग बहुत ज्यादा टेंस एंड प्रेशराइज हो जाते हैं बिकॉज उस समय यहाँ पर उनके इमोशंस जुड़े जो होते। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है यूना को यहाँ पर बचाने की। यूना का यहाँ पर ब्लड लॉस कंटिन्यूसली हो रहा था और प्रेगनेंसी की वजह से उसका ब्लड लॉस हेवीली हो रहा होता है। उसी के साथ साथ अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर बेबी से खतरे में और साथ साथ यहाँ पर उनकी मम्मा भी खतरे में है। जा यहाँ पर बाहर बैठकर रो रहा था एंड वही दूसरी ओर उसके मॉम डैड आ जाते जो कि आते यहाँ पर यूना के बारे में पूछने लगते। जब यहाँ पर यूना की मम्मा को पता चलता है कि उसका इमरजेंसी ऑपरेशन चल रहा है तब तो यहाँ पे वो भी रोने लग जाती है। वही दूसरी यहाँ पर यूना थी जिसका सोल ऑलमोस्ट गिव अप कर रहा था, बिकॉज क्वेश्चन उसके सामने एक ही होता है कि इस लाइफ में यहाँ पर वो जीकर भी क्या करेगी, बिकॉज यहाँ पर कोई नहीं है जो कि उसके लिए केयर करता है, उसे लव करता है, तो वो आगे जिए तो भी किसके लिए जिए। एंड इस समय यहाँ पर यूना का सिर बाहर आ जाता है। यूना को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब तक मरी हुई है या फिर नहीं मरी हुई है, बिकॉज यहाँ पर डॉक्टर्स जो प्रोसीजर कर रहे होते वो किसी पेशेंट को बचाने का आखिरी प्रोसीजर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल शॉक का होता है, जिससे यहाँ पर पेशेंट अपने कॉन्सिक्वेंसेस में वापस आ सके। वही दूसरे यहाँ पर यूना बाहर से आवाज सुनती है जहाँ पर जाओ की मम्मा चिल्ला रही होती है यूना के मॉम डैड के ऊपर कि गलती यहाँ पर तुम्हारी बेटी की है, क्या जरूरत थी उसे यहाँ पर टेरेस से कूदने के लिए। अब सारा का सारा समाज यहाँ पर हम पर इल्जाम लगाएगा कि हमने तुम्हारी बेटी को जान से मारा हुआ है। तुम्हें भी पता भी है कि इस वजह से मेरे बेटे जाओ का फ्यूचर कितना ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, उसकी पूरी लाइफ ट्रॉमेटाइजिंग होने वाली है और लोग जिंदगी भर यहाँ पर उसे जज करने वाले हैं। एंड यहाँ पर जाओ था जो कि अपने आप को एक थप्पड़ मारा था, सभी चीजों के लिए यहाँ पर अपने आप ने ब्लेम कर रहा था और वो बस इतना चाहता था कि यूना यहाँ पर उठ जाए और उसे कुछ ना हो। यूना को यहाँ पर जरा से भी सिंपैथी उसके लिए फील नहीं हो रही थी, बिकॉज अब जो यहाँ पर जाओ को फील हो रहा है वो लव नहीं बल्कि गिल्ट है, किसी इंसान को मारने का गिल्ट और कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर वो जिंदा होती उसने वो कदम नहीं उठाया होता, उसके बाद यहाँ पर वो 100 बार उस पर चीट करता और फिर भी कभी भी उसे यहाँ पर बुरा नहीं लगता। हमें तो यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर यूना और जाओ के बीच पहले लव जरूर था, लेकिन वो एक दिन जिस दिन यहाँ पर मॉर्निंग में एज यूजुअल डेली की तरह से ब्रेकफास्ट सर्व करती है एंड बाकी की चीजें बनाने जाती है, उस समय जाओ को यहाँ पर सिया का टेक्स्ट आया था जहाँ पर सिया ने उसे बताया था कि उसका डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर वो जाओ के बिना नहीं रह सकती। उसे ये बात बहुत लेट रियलाइज हुई। अब जाओ के पास ऑप्शन था तो सिया को ब्लॉक करने का, लेकिन वो लोग यहाँ पर पूरे अपने यूथफुल टाइम पर एक दूसरे के साथ रह चुके, इसलिए यहाँ पर वो उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा देता है। जाने से पहले यहाँ पर तो वो यूना को फोरहेड किस भी नहीं कर रहा था। यूना सोचती तो है कि कुछ तो बात है, लेकिन फिर वो आकर उसे अच्छे से गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। एंड तभी यहाँ पर वो चीटिंग की शुरुआत हो चुकी थी। एंड उस दिन यहाँ पर वो ऑफिस नहीं बल्कि सिया के घर सिद्धार्थ से मिलने के लिए गया था।
सिया उसे देखते ही यहाँ पर उसे हक करने लग जाती है और उसे बता रही थी कि आखिर उसने यहाँ पर उसे कितना मिस किया और उनकी इसी मुलाकात में यहाँ पर उनके बीच किससे ज्यादा चीजें हो जाती है। बट यहाँ पर जाओ अपने लाइन और बैरियर्स को ऑलरेडी टॉक कर कर सिया से कह देता कि देखो मेरी ऑलरेडी वाइफ है जिसे मैं बहुत लव करता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम कभी उसे प्रवोक ना करो और इसके बदले में तुम जो चाहोगी वो सब कुछ मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए करूँगा। वो उससे कहने लग जाते कि क्या तुम मुझसे लव नहीं करते। वो कहते कि देखो मैं मेरी वाइफ से लव करता हूँ लेकिन तुम्हारी जगह मेरे दिल में एक अलग सा सॉफ्ट कॉर्नर है जिसे मैं कभी यहाँ पर मिटा नहीं सकता। और बस उसी दिन से यहाँ पर सिया ने ठान लिया था कि वो मिस्ट्रेस बनकर तो बिल्कुल नहीं रहना चाहती है, अगर वो बनेगी तो भी उसकी वाइफ और वो भी पूरे हक के साथ में। एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते जहाँ पे वो पागल की तरह सिर्फ और सिर्फ रोए जा रहा था और उसकी मम्मा यूना को ब्लेम कर रही थी और उसे यहाँ पर शांत करवा रही थी और उसे समझाते हुए कि इसमें यहाँ पर जाओ की बिल्कुल भी गलती नहीं है। तब तक यहाँ पर जाओ को मिया का कॉल आ जाता है जहाँ पर 2-3 बार वो उसका कॉल कट करता है एंड साइड में दूर चला जाता है उसका कॉल पिक करने के लिए। कॉल पिक होते ही यहाँ पर सिया उस पर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे, क्या तुम मुझे यहाँ पर उस बिच यूना की वजह से इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, क्या यहाँ पर उसे तुम्हारा फोन रखा हुआ है ताकि तुम मेरा कॉल पिक ना कर सको। सच सच मुझे सारी बातें बताओ, वो भी अभी के अभी। यहाँ पर वो उसे चुप रहने के लिए बोलता है। सिया कहते कि तुम मुझसे ऐसे कब से बातें करने लगे, लगता है यहाँ पर तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें जरूर चढ़ाया होगा पढ़ाया होगा। अब मैं नहीं जानती, मुझसे अभी के अभी यहाँ पर मिल लाओ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। बट यहाँ पर जा कहता है कि नहीं, मैं अब से तुम्हें कभी मिलने नहीं आने वाला और हाँ, हम अभी के अभी हमारे बीच की सभी चीजों को यहीं पर एंड करते हैं। ऐसा बोलकर यहाँ पर उसका फोन कट कर देता है। एंड कुछ समय बाद वहाँ पर सिया आ जाती है एंड उससे पूछती है कि तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो, चलो हमें घर जाना चाहिए, आराम करना चाहिए और तुम शार ले रहो। वो उसे कहते कि नहीं, तुम मुझसे दूर हो तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे वो मुझसे डिवोर्स चाहती है। सिया कहने लग जाती है कि तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम मिल जाएगी। वो यहाँ पर सिया से कहता है कि नहीं, यूं ना यहाँ पर मेरे लिए मेरा सब कुछ थी। जिस दिन उसे डिवोर्स की बात निकाली उस दिन मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैंने आखिर यहाँ पर उसे थप्पड़ क्यों मारा। मुझे इस बात का भी रिग्रेट है कि मेरे फैमिली मेंबर्स उसके फैमिली मेंबर्स मिलकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसी पर ब्लेम कर रहे थे और मैं यहाँ पर बस चुप खड़ा था, कुछ कर नहीं रहा था। मुझे वो हर एक चीज का रिग्रेट है जो कि मैंने किया है और अब मैं इस गलती को वापस दोहराना नहीं चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो फिर से रोने लग जाता है। सिया यहाँ पर कहने लग जाती है कि देखो तुमने मुझसे पहले भी कहा कि मैं भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ और जाने दो ना उसे, मैं हूँ तो फिर तुम्हें किस बात का गम है। बट वो इस बात से डिनाई कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट पर्सन है जो कि यहाँ पर यूना है। डिजायर और डेस्परेशन ने मुझे यहाँ पर अंधा कर दिया था, जो कि मैंने इतने गलत कदम उठाए। मुझे लगा था कि शायद यूना समझ जाएगी, वो एडजस्ट कर लेगी, उसके पास सब कुछ है। लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि उसके पास मेरे अलावा और कोई नहीं है। मेरे अलावा उसने किसी से एक्सपेक्टेशंस, किसी से होप नहीं रखे और मैंने यहाँ पर अपनी अच्छी खासी जिंदगी को बिगाड़ कर रख दिया, एक ऐसा कदम लेकर जिसे मैं अगर पास्ट में बदलना चाहूँ तो मैं फॉर श्योर बदलूंगा एंड मैं यूना को उन सभी चीजों को फेस करने बिल्कुल नहीं दूंगा। वही दूसरा यहाँ पर वो उसे बोलने लग रहे थे कि अच्छा, तो जस्ट बिकॉज वो बिच यहाँ पर तुम्हें एक बेबी दे रही है इसका मतलब ये है कि तुम उसके लिए यहाँ पर कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाओगे। जाओ कहते कि तमीज से बात करो, उससे बार बार स्लट या बिच बुलाना बंद करो, वो मेरी वाइफ है और उसे उसके नाम से बुलाओ और अगर नहीं बुला सकती तो अपना मुंह बंद रखो। वो यहाँ पर हंसने लग जाती है, बोलते कि तुम एक नंबर के यहाँ पर झूठे हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि तुम मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी करोगे और तुम अब यहाँ पर बातें पलटना शुरू कर रहे हो। नर्स अब तक वहाँ पर आती है जो कि बताती है कि आपकी वाइफ का फोन वहीं पर ऊपर टेरेस पर रह गया था। ऐसे कहकर वो उसे फोन पास करती है एंड फोन यहाँ पर अनलॉक्ड होता है जिसके अंदर यहाँ पर सिया के मैसेजेस साफ साफ दिखाई दे रहे थे। एंड जब यहाँ पर वो सब कुछ देख रहा था तब नर्स यहाँ पर उसे बता रही होती कि मैम यहाँ पर इतने वीक से हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थी, उनकी बॉडी सीवियर प्रेशर और टेंशन के थ्रू जा रही थी। ऊपर से यहाँ पर वो प्रेग्नेंट है, आप या फिर कोई भी फैमिली मेंबर उनसे मिलने के लिए बिल्कुल नहीं आया। ऊपर से वो हर बार अपने फोन में किसी के टेक्स्ट या वॉइस नोट सुनकर हर बार रोया करती थी। ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जहाँ पर उन्होंने रोया ना हो या फिर उन्होंने टेंशन ना लिया हो। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर जाओ को बहुत गिल्टी फील होता है, बहुत रिग्रेट होने लग जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर सिया कहते कि देखा वो कितनी ज्यादा लिमिट क्रॉस कर चुकी है, जहाँ पर वो एवरीडे सिर्फ बीमार होने का नाटक करती है तुम्हारी सिंपैथी गेन करने के लिए। बट यहाँ पर जाओ से टेक्स्ट दिखाने लग जाता है जहाँ पर लास्ट टेक्स्ट सिया का यूना के पास गया था, जहाँ पर उसने यूना को मरने के लिए कहा था। उसे बताया था कि उसका इस जिंदगी में यहाँ पर कोई वर्थ नहीं है, इसलिए मरना ही उसके लिए बेहतर होगा। ये देखकर यहाँ पर वो झूठ बोलने लग जाते कि नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, सब कुछ यहाँ पर यूना की प्लानिंग है, प्लीज तुम मेरी बातों पर यहाँ पर विश्वास करो। जाओ यहाँ पर कहने लग जाता है कि मेरी वाइफ के टेरेस से कूदने से पहले तुमने यहाँ पर से टेक्स्ट किया था, तुमने उसे मरने के लिए कहा था, तुमने उसकी बॉडी शेमिंग की थी
और ये सब कुछ कहा था। उसे कहने लग जाते कि नहीं, मैंने ये सब कुछ सीरियसनेस से बिल्कुल नहीं भेजा था, वो तो बस गुस्से में आकर मैंने लिख दिया था बिकॉज तुम कॉल पिक नहीं कर रहे थे। ये सब कुछ सुनते यहाँ पर जाओ से थप्पड़ मार देता है। वो कहते कि कॉल तुम मुझे यहाँ पर अभी कर रही थी और तुम इतना बड़ा झूठ बोल रही हो, तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ यहाँ पर इमरजेंसी ऑपरेशन रूम है एंड अगर आज उनसे सिया कुछ भी होता है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिया को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आज से उसके तेवर कम्प्लीटली बदल चुके और वो भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और वही दूसरा होता है जाओ, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ही रो रहा था और सभी चीजों के लिए अपने आप को ब्लेम कर रहा था और ब्लेम भी करना चाहिए बिकॉज गलती यहाँ पर उसी की जो है। वही दूसरा यहाँ पर होती है जाओ की मम्मा, जो कि यहाँ पर सारा का सारा इल्जाम लगा रही होती है यूना की मम्मा पर कि यूना की मॉम ने यहाँ पर उसकी परवरिश अच्छी नहीं की और यूना एक बैड पुरलक लेकर उनके घर पर आई हुई है। इनफैक्ट यहाँ पर अंकल भी उनका साइन नहीं लेते, वो भी यहाँ पर अपनी वाइफ को थप्पड़ मार देते और ये सब कुछ देखकर यहाँ पर जाओ को रियलाइज होता है वो मोमेंट जब उसने यहाँ पर यूना को थप्पड़ मारा था। तो वो यहाँ पर चला जाता है आंटी के पास में, जहाँ पर जाओ उनसे प्रॉमिस करता है कि बस एक बार यहाँ पर यूना उठ जाए उसके बाद मैं एंटायर लाइफ यूना के लिए डेडिकेट कर दूंगा, उसे बता दूंगा, उसे दिखा दूंगा कि मैंने जो कुछ भी किया उन सभी चीजों का मुझे यहाँ पर बहुत रिग्रेट है एंड मैं आइंदा से गलती नहीं करूंगा, उसे हमेशा अच्छे से ट्रीट करूंगा। अंकल यहाँ पर कहते कि बेटा जाओ, यहाँ पर तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, इसमें यहाँ पर मेरी वाइफ और उसकी बेटी की गलती है क्योंकि उसने परवरिश की यहाँ पर ऐसे की है। लेकिन तब तक यहाँ पर जाओ अंकल पर चिल्ला देता है, जहाँ पर वो क्वेश्चन करने लग जाता है अपनी मदर इन लॉ से कि मॉम आपको आखिर हो क्या है, आपको अच्छे से पता है कि बच्चों की पेरेंटिंग करने में सिर्फ और सिर्फ माँ का नहीं बल्कि एक डैड का भी हाथ होता है और आप यहाँ पर उनके इस चाटे को सहन कर ले रही है, आखिर आप यहाँ पर कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रही है। जाओ की मम्मा से कहते कि देखो बेटा, दूसरे के फैमिली मैटर में यहाँ पर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है और वो उसे पीछे हटा रही होती, लेकिन जाओ ये अपनी मम्मा को अपने आप से दूर कर देता है। जहाँ पर जाओ अभी भी आंटी से जवाब मांग रहा था कि आंटी ऐसा क्यों कर रही है। अंकल यहाँ पर कहने लग जाते कि दिखाई नहीं दे रहा वो क्या बोल रहा है, अभी क्या भी यहाँ पर से माफी मांगो। आंटी कहते कि माफ करना, ये सारी गलती यहाँ पर मेरी है। एंड जाओ यहाँ पर कुछ और समझाना चाहता था लेकिन वो समझ जाता है कि शुरुआत से यहाँ पर यूना एक ऐसे घर पर पली पड़ी है जहाँ पर मेन और वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और उसे ये बात यहाँ पर पहले समझ जानी चाहिए थी। जिस दिन यहाँ पर वो उसके घर पर सबसे पहली बार गया था और कपड़ों को देख के यहाँ पर उसे डिफरेंस समझ आ गया था कि यूना वही फेडेड पुराने कपड़े पहन रही है एंड वही दूसरा उसका ब्रदर महाराजाओं की तरह बैठा हुआ है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है कि किस तरह से अंकल आंटी यहाँ पर उसके बेटे के साथ में थे, उसे सपोर्ट कर रहे थे भले यहाँ पर बेफिजूल का गेम क्यों ना खेल रहा। एंड वही दूसरा यूना थी जो कि यहाँ पर घर को क्लीन करी थी। डैड यहाँ पर उसके पास जाते भी है तो किस चीज के लिए, क्योंकि यूना की सैलरी आई थी एंड यहाँ पर वो यूना से अपना कार्ड मांग रहे थे ताकि सारी यहाँ पर सैलरी वो लोग अपने पास रख सके और यूना यहाँ पर फिजूल का खर्चा ना करे। एंड जब यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सब बोल रहा होता है कि सारी गलती यहाँ पर मेरी है, जब वो घर के काम करी थी तब उसके हाथों में यहाँ पर कितनी चोट भी लगी हुई थी। मुझे उस समय यहाँ पर उसे रोक कर उसे कंसोल करना चाहिए था, उसके साथ बातें करनी चाहिए थी, चीजें यहाँ पर उसके लिए बदलनी चाहिए थी और मैं इकलौता था जिससे यहाँ पर वो लव करती थी, जिससे यहाँ पर उसने एक्सपेक्टेशंस एंड होप रखी थी और मैंने यहाँ पर उसके लिए उसका सब कुछ उससे छीन लिया। वही दूसरा यहाँ पर डॉक्टर बाहर आते हैं जहाँ पर सभी का क्वेश्चन एक ही था कि यहाँ पर बच्चे कैसे, लेकिन जाओ ने सिर्फ यहाँ पर यूना के बारे में पूछा था लेकिन बाकी लोग यहाँ पर बच्चों के बारे में पूछने लग जाते एंड तब वो डॉक्टर बताते कि बच्चे जिंदा नहीं बचे। लेकिन यहाँ पर ये लोग अभी भी यूना के बारे में नहीं पूछ रहे थे, उनका मेन फोकस था कि अगर यूटेरस है तो फिर वो वापस से प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर मना करने लग जाते कि वो मॉम की जान को बचाने के निकालना जरूरी था। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर सभी लोग डिवास्टेटेड हो जाते हैं एंड यूना को रियलाइज होता है कि किसी को यहाँ पर उसकी चिंता है ही नहीं। उस डॉक्टर को भी यहाँ पर गुस्सा आता है कि ये कैसे फैमिली मेंबर है, यूना के बारे में एक बार भी नहीं पूछ रहे। एंड इसी के साथ यहाँ पर यूना का सोल कम्प्लीटली वैनिश होने लग जाता है बिकॉज वो उसकी बॉडी में जो जा रहा था। वही दोस्तों यहाँ पर जैसे यूना होश में आती है उसे यहाँ पर रियलाइज होता है कि वो तो यहाँ पर अभी भी जिंदा है, लेकिन जिंदा होने से क्या ही मतलब है जब यहाँ पर उसकी पुरानी फीलिंग्स, पुरानी इमोशंस सब कुछ यहाँ पर जब मर चुके हो तो उसे यहाँ पर याद आने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो घर पर लोनली रहा करती थी। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जाओ उसकी लाइफ में आया जिसके बाद से यहाँ पर सब कुछ बदल गया। उसके प्रपोजल से लेके उसकी शादी से लेके उसके प्रेगनेंसी न्यूज तक सब कुछ यहाँ पर ठीक चला था, लेकिन एंडिंग में यहाँ पर सिया ने आकर सब कुछ खराब कर दिया और यहाँ पर जाओ की सच्चाई का उसे पता चल गया। बस इतना ही नहीं, यूना को तो यहाँ पर वो टाइम याद आ रहा था जहाँ पर जाओ ने उससे पूछा था कि मैंने कभी यहाँ पर ये पूछा नहीं कि आखिर तुम जिंदगी में करना क्या चाहती हो। तब यहाँ पर यूना उसे बता रही होती है कि मैं शुरुआत से यहाँ पर ढेर सारे पैसे अर्न करना चाहती हूँ, इतने कि मैं यहाँ पर फाइनेंशियली अपने आप पर डिपेंडेंट रह सकूँ। लेकिन ये सारे उसके पास्ट गोल्स होते हैं।
अब यहाँ पर प्रेजेंट में यूना को गोल ये था कि वो तो बस यहाँ पर जाओ के साथ में घर बसाना चाहती है, एक ऐसा घर जहाँ पर अगर उसके ट्विन होते हैं तो वो लड़की और लड़का दोनों को इक्वली ट्रीट करेगी और उसे घर के जो ट्रॉमास है उन ट्रॉमास को अपने बच्चों पर बिल्कुल नहीं आने देगी और एक परफेक्ट फैमिली बनाकर रहेगी जो कि उसके घर वालों ने कभी नहीं बना पाए। लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर पास्ट की बात होती है। वैसी बात ही है कि ज़ारा ने कभी यहाँ पर यूना को पसंद नहीं किया। यूना को तो यहाँ पर वो अच्छे मोमेंट्स भी याद है जिस समय यहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी से बिजली कड़क रही थी एंड बारिश हो रही थी। वो चीज़ यहाँ पर यूना के लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होती है उसके चाइल्डहुड ड्रामास को लेकर। जिस तरीके से यहाँ पर वो घर पर रही है उन सब के अकॉर्डिंग उसने यहाँ पर जाओ को काम के बीच में कॉल किया था और उसे बताया था कि उसे डर लग रहा है। जिस समय यहाँ पर जाओ ने उसे क्वेश्चन किए बगैर या फिर जरा सा भी वक्त जाया किए बगैर तुरंत ही वहाँ पर वो आ जाता है यूना को संभालने के लिए। वो पुराना वाला जाओ था जो कि अब यहाँ पर कभी नहीं चेंज हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर चेंज हो चुका है किसी और के लिए। एंड जैसे ही यहाँ पर वो उठने की कोशिश करती है जाओ वहीं पर लेटा हुआ था। वो उठकर यहाँ पर उसकी मदद करने लग जाता है और उसे बता रहा होता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तुम्हारा यूट्रस भी यहाँ पर सेफ है। डॉक्टर ने बाद में यहाँ पर 12 घंटे की सर्जरी परफॉर्म की है। यूना यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर को यहाँ पर नीचे कितना गिर सकता है। एंड यहाँ पर जाओ यूना से कहता कि देखो मैं जानता हूँ कि तुमने कितना बड़ा गलत कदम उठाया, तुम्हें यहाँ पर मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम आइंदा से यहाँ पर ऐसा कोई फुलिश कदम नहीं उठाओगी और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और इसके बदले में जो तुम चाहती हो वो तुम्हारी सभी विश में यहाँ पर तुम्हें ग्रांट कर दूंगा। यूना कहते कि सचमुच कोई भी विश? वो कहते कि हाँ तुम बस कहो लेकिन वापस से ऐसा कुछ मत करना। वो कहते कि ठीक है तो मैं डिवोर्स चाहती हूँ और ये सुन दे तो यहाँ पर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एंड यहाँ पर वो तुरंत ही स्ट्रॉन्गली डिसअग्री करने लग जाता है। वो यूना से कहते कि नहीं तुम यहाँ पर मेरा मुझसे कुछ भी मांग लो लेकिन हम डिवोर्स यहाँ पर नहीं ले सकते। यूना को पता होता है कि जाओ यहाँ पर कितना ज्यादा स्मार्ट है। वो यहाँ पर रोने धोने का नाटक करेगा, इमोशनल हो जाएगा जिससे यहाँ पर यूना पिघल कर उसकी बातें में आकर उसे चांस दे दे। लेकिन यही चांस देना यूना की लाइफ का सेकेंड बिगेस्ट रिग्रेट होगा जो कि वो वापस नहीं करना चाहती। वो जहाँ से यहाँ पर कहने लग जाती कि तुम्हें पता है एक बार तुमने मुझसे क्या पूछा था कि मुझे क्या पसंद है और मैं क्या डिजायर करती हूँ। मैं यहाँ पर फ्रीडम चाहती हूँ एंड अगर तुमने मुझे फ्रीडम नहीं दी तो मैं यहाँ पर अपनी जान दे दूंगी और अगर नेक्स्ट टाइम भी मैं बच गई तो मेक श्योर करूंगी उसके बाद ही कोशिश करूँ और तब तक करते रहूंगी जब तक यहाँ पर तुम मुझे डिवोर्स के लिए हाँ नहीं बोल देते। जहाँ पर फिर भी वो उसे कहते कि प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करो, मैं यहाँ पर डिवोर्स बिल्कुल नहीं ले सकता। बट तब तक वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाते जो कि आकर यहाँ पर जाओ को रोकते। जाओ कहते कि मैं अपनी वाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ। डॉक्टर कहते कि देखिए सेकेंडली वो आपकी वाइफ है बट फर्स्टली यहाँ पर वो हमारी पेशेंट है। इतनी डिफिकल्ट सर्जरी के बाद वो इतने समय बाद उठी है इसलिए हम यहाँ पर उनके ऊपर कोई भी प्रेशर या स्ट्रेस नहीं डाल सकते। उनकी फिजिकल हेल्थ और भी खराब हो सकती है इसलिए आपको बाहर जाना होगा। जिसके बाद डॉक्टर की बात को मानते हुए उसे जाना पड़ता है। यूना यहाँ पर डॉक्टर को थैंक यू बोलने लग जाती है और इस डॉक्टर को यहाँ पर एहसास होता है कि यूना ने उसे पहचाना ही नहीं है। बट यहाँ पर फिर उसे समझता भी है कि इसमें कोई भी ओवरथिंक करने वाली बात नहीं है। इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन से वो अभी यहाँ पर बाहर निकली है, वो तो अपने अपनों को भी नहीं पहचान रही है तो इतने पुराने दोस्तों कैसे याद कर सकती है। वहाँ पर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े या हेल्प चाहिए रहेगी तो तुम सिर्फ मिस्टर गू का नाम लेना और मैं आ जाऊँगा। वो उसे यहाँ पर थैंक यू बोलती है। गू वहाँ से जाने लग जाता है। वही दूसर उसे यहाँ पर हेयर बैंड की ज़रूरत थी और तब आकर यहाँ पर वो उसे हेयर बैंड देने लग जाता है जिससे हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पर यूना अपने स्कूल में हुआ करती थी। उस समय यहाँ पर उसका मैच चल रहा था और मैच के बीच उसका हेयर टाई टूट जाता है। वो सभी लोगों से हेयर टाई मांगते बट किसी के पास यानी कि लड़कियों के पास भी एक्स्ट्रा हेयर टाई नहीं होता। बट यहाँ पर गू के पास एक केबल वायर था जो कि पतले से हेयर टाई से बंधा हुआ था तो वो उससे पूछने लग जाता है कि अगर ये तुम्हारे काम आ सकता है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। एंड जहाँ पर उसने थैंक यू बोला था जहाँ पर गू ने तुरंत ही वो निकाल कर उसे दे दिया था। तो उसके बाद वापस से यूना थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो उस रबर बैंड को लेने पर उससे क्वेश्चन करने लग जाती है कि माफ़ करना लेकिन क्या हम यहाँ पर पहले भी मिल चुके। ये सुनते यहाँ पर गू अपना मास्क हटाता है एंड कहते हैं कि लॉन्ग टाइम नो सी। एंड उसे देखते यहाँ पर वो उसे पहचान जाती है कि तो गुशन है। एंड यहाँ पर फिर हमें वापस से पास्ट का यानी कि स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मोटू सा स्कूल स्टूडेंट वहाँ से जा रहा था। एंड तब यहाँ पर बास्केटबॉल खेलने वाले लोग गलती से यहाँ पर उसके टुवर्ड्स बॉल फेंक देते हैं। अब यहाँ पर
बेचारा उन्हें कुछ बोलता भी नहीं है, लेकिन वो लोग यहाँ पर टीम अप कर कर उसे बुली करना शुरू कर देते जस्ट बिकॉज यहाँ पर वो दिखने में फैट दिखता है। वो बेचारा यहाँ पर कुछ बोल भी नहीं पाता, अपने लिए स्टैंड ले भी नहीं पाता। लेकिन उस समय यहाँ पर यूना होती है जो ये सब कुछ देखती है, लेकिन सहन बिल्कुल नहीं करती एंड जाकर यहाँ पर वो उन लोगों को कन्फ्रंट करने लग जाती है। तो तुम्हारी भी कोई बॉडी कुछ ज्यादा खास नहीं है, अगर दम है तो यहाँ पर मेरे साथ मैच करके बताओ, फिर मैं भी तुम्हें यहाँ पर अच्छे से जज करूंगी, जैसे तुमने यहाँ पर हमारे क्लासमेट को जज किया है। अब उसमें से एक लड़की को तो पता होता है कि यूना यहाँ पर वॉलीबॉल की टीम की चैंपियन रह चुकी है एंड उसके साथ पंगा लेना यानी कि फौश और हारना, इसलिए वो लोग यहाँ पर यूना के मुंह तक नहीं लगना चाहते थे और वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। बट यहाँ पर यूना उन्हें रोकती है, उनसे यहाँ पर कहने लग जाती है गलती की है और ऐसे जाना चाहते हो, ये थोड़ी ना पॉसिबल है, माफी तो मांगनी पड़ेगी। एंड ना चाहते हुए यहाँ पर उन बुलीज को उस फैट पर्सन से माफी मांगना पड़ता है। एंड आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वो फैट पर्सन कोई और नहीं बल्कि गो ही होता है। तब यहाँ पर वो यूना को थैंक यू बोलने लग जाता है। यूना यहाँ पर समझाते कि देखो तुम फैट हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो, तुम्हें यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना होगा। आज तो मैं यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से तुम्हें मेक श्योर करना कि तुम अपने आप के लिए स्टैंड जरूर लो। गो यहाँ पर से पूछने लग जाता है कि क्या हम सेम डिपार्टमेंट में हैं? तब यूना से बताते कि नहीं, दोनों के यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। वह दूसरा यूना से कह रही थी कि मुझे याद है मैंने तुम्हें यहाँ पर फ्रेशर्स के टाइम पे देखा था, तुमने कितनी सारी लॉजिकल गेम्स जीती है, सचमुच तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। एंड तब तक यहाँ पर यूना के फ्रेंड्स उसे बुला लेते, तो फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ में सब बाय बोलकर चली जाती है अपना लंच करने के लिए। एंड तब यहाँ पर गो को रियलाइज़ होता है कि अगर उसे यहाँ पर यूना चाहिए तो उसे सबसे पहले अपने आप को फिट रखना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर यूना के बारे में सोचना होगा। जहाँ पर वो एवरीडे कड़ी मेहनत करता था ताकि यहाँ पर वो यूना के स्टैंडर्ड्स तक पहुँच सके एंड यहाँ पर उसे आंखों से आंखें मिलाकर बात कर सके, उसे प्रपोज कर सके। एंड फाइनली यहाँ पर टाइम आ ही जाता है जहाँ पर वो एकदम फिट फाइन मस्कुलर मैन बन जाता है, जहाँ पर सभी लड़कियों की नज़र सिर्फ और सिर्फ ऊपर होती है। वो सभी यहाँ पर बहुत क्यूरियस एंड डेस्परेट हो जाती है इस न्यू हैंडसम गाय को जानने के लिए। एंड तब यहाँ पर वो यूना को एक्चुअल में थैंक यू बोलने के लिए आया था, प्रपोज करने के लिए आया था। यूना अपनी दोस्त के साथ उसके सामने आती भी है, लेकिन जैसे वो उसके पास आने वाला था यूना को तो यहाँ पर रास्ते बदल जाता है, बिकॉज यहाँ पर गो के पीछे उसका बॉयफ्रेंड जाओ जो खड़ा था। वो लड़कियां भी यहाँ पर आपस में यूना की और जाओ की तारीफ कर रही होती, बिकॉज उन्हें पता होता है कि जाओ और यूना एक दूसरे को बहुत समय से डेट करते आ रहे हैं एंड वो तो यहाँ पर सबसे लवी डवी कपल्स है, जहाँ पर हर कोई चाहता है कि उनका रिलेशनशिप इन दोनों की तरह एकदम स्पेशल हो। जाओ से यहाँ पर लेकर चला जाता है एंड गो समझ जाता है कि शायद से यहाँ पर यूना उसकी डेस्टिनी में लिखी नहीं हुई थी। एंड उस दिन से क्या, उस दिन जिस दिन उसने यहाँ पर उसे हेयरबैंड दिया था, तब से लेके अब तक वो एक प्रॉपर हेयरबैंड कैरी करता आ रहा है, ताकि अगर किसी दिन यूना को जरूरत पड़े तो फिर वो उसे दे सके। एंड वो दिन आज यहाँ पर इतने सालों बाद होता है। एंड वही दूसरे यहाँ पर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर गो के मुंह पर सिर्फ एक ही सवाल थे कि आखिर क्यों, ऐसा क्या हुआ है जहाँ पर यूना अपनी लाइफ के ऊपर गिव अप करना चाहती है, तब फुलिश डिसीजन लेते हुए। यूना यहाँ पर उसे बताते कि वो कोई फुलिश थिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो उसकी लाइफ की सबसे ब्रेवेस्ट थिंग है जो कि अब तक यहाँ पर उसने हासिल की है। यहाँ पर वो मनी मन कह रही होती है कि ऊपर टेरेस पर जंप करने से पहले उसने आसपास का यहाँ पर इलाका देखा था कि आखिर वो सर्वाइव कर पाएगी या फिर नहीं। एंड यहाँ पर वो टॉप ऑफ द टेरेस पे भी नहीं थी, वो यहाँ पर डाउन लेवल वाले टेरेस पे थी, जहाँ से कूदने पर इंसान बच तो सकता है। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर भले ही कम हो, लेकिन डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं इंसानों को बचाने की एंड यहाँ पर कमीशन खाने की। एंड यूना को पता था कि बस यही एक रास्ता है जिससे वो सभी को डराकर डिवोर्स ले सकती है एंड अपना खुद का रिबत खुद से चुन सकती है। एंड वही दूसरे यहाँ पर होता है गो, जो कि उसे समझा रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर शादीशुदा हो एंड तुम्हारी बातों से भी लगता है और तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को भी देखकर समझ आता है कि तुम्हारी मैरिड लाइफ एक फेल्ड बन चुकी है, लेकिन वो तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी लाइफ का एक चैप्टर है। शादी के अलावा भी यहाँ पर तुम्हारे पास आगे की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है एंड मैं नहीं चाहता कि तुम इस चैप्टर को आगे तक घसीटते हुए लेकर चले जाओ और चैप्टर की तरह अपनी लाइफ को भी फेलियर बना दो, तो फिर यहाँ पर तुम्हें बहुत गिल्टी फील होगा एंड रिग्रेट भी होगा। से यहाँ पर यूना को रियलाइज होता है कि लाइफ में पहली बार यहाँ पर उसे फील हुआ है कि एक्चुअल में यहाँ पर कोई उसे केयर करता है, कोई उसके बारे में एक्चुअली सोचता है। लेकिन वो भी यहाँ पर उसे किससे फील हो रहा है, उस इंसान से जो कि यहाँ पर उसका ब्लड रिलेटेड भी नहीं है और वो उसे कितने सालों बाद यहाँ पर मिल रही है, वो तो यहाँ पर उसका अपना भी नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर मिस्टर को उसे उसका कैबिनेट दिखाने लग जाते जिसके अंदर यहाँ पर इमरजेंसी के अकॉर्डिंग भी सारे के सारे मेडिसिन और इमरजेंसी किट अवेलेबल थी। एंड तब तक यहाँ पर वो स्पेशल नर्स को भी बुला देता है जो कि यहाँ पर उसका स्पेशल ध्यान रखेगी एंड केयर गिवर की तरह उसके साथ रहेगी। यूना यहाँ पर कहते कि नहीं, माफ करना, मैं इतना सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। वो उसे यहाँ पर कहने लग जाता है
लेकिन यहाँ पर तुमने मेरी जान बचाई है, तो मैं तुम्हारे लिए तो इतना कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ से वो जाने लग जाता है। एंड यूना यहाँ पर उसका कांच और वो रबर बैंड देखकर बस यही सोची थी कि आखिर उसने कब यहाँ पर गो की जान बचा ली। स्टाफ वहाँ से चली जाती उसका लंच प्रिपेयर करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर यूना को वो टाइम याद आ रहे थे जब यहाँ पर वो कितनी जॉली पर्सन हुआ करती थी, यानी कि कितनी हैप्पी पर्सन हुआ करती थी। यूना को पता था कि वो कौन है, उससे आगे क्या करना है, वो कितनी खुश थी उस लाइफ में। एंड वो पास्ट की यूना को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। एंड वही दूसरा यहाँ पर तब तक जाओ आ जाता है यूना के लिए लंच एंड ब्रेकफास्ट सब कुछ प्रिपेयर कर यूना यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि इन सब की यहाँ पर जरूरत नहीं थी। वो उसे कहने लग जाता है कि ऐसे कैसे रही है, तुम्हें यहाँ पर रिकवर होना, अगर तुम हेल्दी नहीं खाओगे तो रिकवर कैसे होगी। यूना कहते कि दिखावे की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर लंच या ब्रेकफास्ट नहीं बल्कि डाइवोर्स पेपर्स लेकर आना, तो शायद से मैं यहाँ पर ज्यादा खुश हो जाऊंगी। वो यहाँ पर रोना शुरू कर देता है। यूना उसे बोलते कि बस एक बात बताओ, तुम यहाँ पर मेरे लिए रो रहे हो या फिर वो बच्चे खो गए जिन्हें तुम यहाँ पर इससे को गिफ्ट नहीं कर पाए तो मुझके लिए रो रहे हो। एंड जैसे यहाँ पर जाओ की मम्मा आती है और उसे नील डाउन करता देखती है, उनके ईगो तो यहाँ पर बहुत ठेस पहुंच जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी भी तुम नहीं सुधरी, तुम अभी भी यहाँ पर सारा का सारा ब्लेम मेरे बेटे पर डालना चाहते हो खुद की गई गलतियों के लिए। अगर मेरे बेटे ने आज यहाँ पर तुमसे शादी नहीं की होती तो आज तुम यहाँ पर जिंदा नहीं होती। एक तो यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है। तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जा चुके, लेकिन अभी भी यहाँ पर तुम सबको गिल्टी फील करवाने के चक्कर में खुद की मिस्टेक नहीं देख पा रही हो। एंड बस इतना ही नहीं, यहाँ पर तो वो यूना को एक मर्डरर भी बुला रही होती है। यूना कहते कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन को नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे ने उन्हें अपने हाथों से मारा है। आंटी कहते कि इतनी हिम्मत, खुद से सब कुछ करने के बाद मेरे बेटे पे इंसाम लगा रही हो। यूना बोलती कि क्यों, भूल गई वो 2-3 थप्पड़ जो कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर मिलकर मारा था अपने बेटे के साथ, मुझे धक्का दिया था जिस वजह से मेरी हैवी ब्लीडिंग शुरू हुई थी, और आप लोगों को लगता है कि इन सभी चीजों की वजह से यहाँ पर मैं इमोशनल ट्रॉमा से नहीं गुजरूंगी। गुस्से में आकर यहाँ पर आंटी यूना को मारने वाली थी एंड जाओ अपनी मम्मा को रोकने लग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर गो आ जाता है जो कि यूना को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। एंड जैसे यहाँ पर वो लोग इस डॉक्टर को बीच में आता देखते, आंटी यहाँ पर चिल्लाने लग जाती कि तुम्हें बीच में पढ़ने की क्या जरूरत है। गो कहते कि देखिए, मैं पेशेंट का यहाँ पर स्पेशल डॉक्टर हूँ और मेरी पेशेंट वापस से जोन में जाए ये मेरे रूल्स के खिलाफ है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर पहले तो शांत हो जाइए। वहाँ पर तो जाओ की आंटी भी चिल्लाना शुरू कर देती है, तो यहाँ पर गून पर चिल्ला देता है कि आपका घर या कोई फिश मार्केट नहीं है, ये मेरा हॉस्पिटल है, आवाज नीचे रखिए वरना सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर मुझे आपको यहाँ से दफा करना होगा। आंटी तो यहाँ पर और चिल्लाने लग जाती है। वो कहते कि वो मेरी डॉटर इन लॉ है एंड यहाँ पर मेरा पूरा हक बनता है उसे यहाँ पर मैनर सिखाने का। वो कहने लग जाता कि देखिए, वो घर पे होगी वो सब, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मेरी पेशेंट है एंड उसकी मेंटल हेल्थ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, भले अब उसके बायोलॉजिकल मॉम डैड क्यों ना रहे। जिसके बाद में यहाँ पर वो जाओ को बाहर बात करने के लिए बुला देता है। डॉक्टर को बाहर चले जाते एंड यहाँ पर जाओ की मम्मी से समझा रही थी कि उसे यहाँ पर इस वुमन को डिवोर्स देना चाहिए और अपनी लाइफ की एक बार अच्छे से रीस्टार्ट करना चाहिए। जाओ वहाँ से चला जाता है उससे बात करने के लिए। वही दूसरी आंटी यहाँ पर यूना को धमकी देकर चली जाती है, जहाँ पर वो लोग पीछे आ जाते हैं बात करने के लिए। जहाँ पर जाओ कहते कि देखो, मैं समझता तुम डॉक्टर हो, तुम्हें यहाँ पर अपनी पेशेंट की फिक्र है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर हमारी फैमिली के पर्सनल मामले में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। को उसे कहने लग जाता है कि तुम्हारी अकड़ अभी तक गई नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी वाइफ ने यहाँ पर खुद की जान लेने की कोशिश की है एंड इन दी एंड अभी भी यहाँ पर तुम्हारे घर वाले उस पर ब्लेम किए जा रहे हैं और इस चीज के लिए यहाँ पर तुम उसकी मदद कोई एंगल से करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। जाओ कहते हैं कि अपनी लिमिट्स क्रॉस करो मत, और ऐसे भी ये हॉस्पिटल तुम्हारे बाप का थोड़ी ना है जो कि तुम हमें जो बोलोगे हम तुम्हारी बातें सुनते रहेंगे। डॉक्टर हो, डॉक्टर तक का काम करो, घर में एंटर करने की कोशिश भी मत करना। एंड यहाँ पर गू को गुस्सा आ जाता है, वो अपना कोट निकालने लग जाता है। जाओ कहते कि अच्छा तो तुम अब मुझसे फिजिकल फाइट करना चाहते हो। गू कहते कि अच्छे से याद करो कि मैं हूँ कौन। ऐसे कहकर यहाँ पर वो उसे 2 दिन पंच मारने लग जाता है और उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारी लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे भी तुम्हारे साथ थी एंड आज जब यहाँ पर उसका लोएस्ट पॉइंट है तब तुम उसे छोड़ रहे हो, उसे बिट्रे कर रहे हो और इन दी एंड अभी भी यहाँ पर तुम्हें कोई सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। तब तक यहाँ पर जाओ को याद आ जाता है कि तो वही गू है एंड यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने यहाँ पर यूना की जिंदगी में एक होप रखा था, तुमने यूना को उस घर से निकालकर अपने घर पे लाया था, तुम दोनों की अपनी खुद की दुनिया थी जिसे तुमने यहाँ पर विद इन सेकेंड्स चकनाचूर कर दिया।
वो बेचारी अपनी सारी हैप्पीनेस, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई थी, होप के लिए कि तुम दोनों मिलकर यहाँ पर एक अच्छा घर बनाओगे। लेकिन एक घर तो छोड़ो, तुम एक अच्छे इंसान तक नहीं बन पाए। एंड यूना ये सब कुछ सुन रही होती है, देख रही होती है, जहाँ पर उसे रियलाइज होता है जो रीअश्योरेंस के फेजेस यहाँ पर वो अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट किया करती थी, वो सब कुछ तो यहाँ पर गू बोल जा रहा है। यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि देखो, चाहे कुछ भी हो, इन दी एंड यहाँ पर मेरी वाइफ है एंड हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे से लव करते हैं। वो उससे बोलता है कि नहीं, इसे लव नहीं, इसे टॉक्सिसिटी कहते हैं। इतने समय से तुमने यहाँ पर यूना को बांध कर रखा है, उसे बस यहाँ पर उसकी फ्रीडम चाहिए। उसने यहाँ पर तुमसे कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की है। वो तो सिर्फ यहाँ पर एक हैप्पी होम चाहती है, तुम्हारे साथ एक घर बसाना चाहती है, जो कि तुम यहाँ पर उसे इतना भी नहीं पा रहे हो। जाओ तब यहाँ पर ऊपर गुस्सा करने लग जाता है, बट तब तक वहाँ पर यूना आ जाती है, जहाँ पर जाओ से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए, तुम्हें बेड पर होना चाहिए फिलहाल। यूना यहाँ पर से कहते हैं कि मुझे तुम्हें ये सभी चीज़ों का जवाब देने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि यहाँ पर तुम मुझे डिवोर्स दे दो और वही मेरे लिए बहुत कुछ होगा। वो उसे यहाँ पर एक्सप्लेन करने जाता है, बट यूना कहती कि नहीं, तुम चाहे यहाँ पर कितने भी कसमे वादे क्यों ना कर लो, मैं यहाँ पर तुम्हें कोई मौका नहीं देना चाहती। चीटिंग को यहाँ पर गलती नहीं बल्कि एक चॉइस होती है, जो तुमने एक बार नहीं बल्कि बहुत बार की है, और ऐसे भी अगर एक बार की होती तो भी मैं यहाँ पर तुम्हें माफ़ नहीं करती। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर तुम्हारे लिए अपनी खुशी, अपना फ्रीडम सब कुछ खो दिया। मैं चाहती तो यहाँ पर किसी और के साथ भी भाग सकती थी, शादी कर सकती थी, अपना खुद का एक रास्ता चुन सकती थी, अपनी खुद की एक लाइफ, खुद का करियर पाथ। लेकिन मैंने क्या चाहा, बस एक घर बसाना जिससे मैं, तुम और हमारी फैमिली एक साथ मिलजुल कर रहे। लेकिन ना तुम्हारी फैमिली सब कुछ डिजर्व करती है और ना तुम डिजर्व करते हो। जिसके बाद वो उसे यहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाता है। यूना सिर्फ उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और उसे वहाँ से जाना पड़ता ही है। वही दूसरे यहाँ पर उसके जाने के बाद को यूना को अपना जैकेट देने लग जाता है और उसे एक बार फिर से वही चीज़ रिपीट करता है कि अभी भी यहाँ पर यूना की एंटायर लाइफ बची हुई है, जो कि स्पॉइल नहीं हुई है, एंड अभी भी यूना के पास यहाँ पर बहुत समय है आगे की लाइफ को यहाँ पर ठीक करने के लिए। तब तक यहाँ पर वो उसे बताने लग जाती है कि वो अपनी लाइफ का एक न्यू और फ्रेश रीस्टार्ट करना चाहती है, एक ऐसी सिटी में जहाँ पर वो सिर्फ अपने आप को जानती हो, अपने रियल सेल्फ को जानती हो। वो यहाँ पर गू को बताने लग जाती है कि अब से यहाँ पर वो उसे डिवोर्स के लिए फोर्स करेगी, लेकिन अगर एक बार फिर से उसे मना किया तो वो उसके खिलाफ यहाँ पर केस फाइल कर देगी, ताकि यहाँ पर उसे हर बार उसके साथ झगड़ना ना पड़े, मामला यहाँ पर लीगल हो जाए। गू यहाँ पर उसे बताने लग जाते कि लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है। वही दूसरे यहाँ पर दोनों नंबर एक्सचेंज करने वाले थे कि तब तक यहाँ पर यूना गू के फ़ोन का लॉक स्क्रीन देख लेती है, जो कि यहाँ पर यूना का ही फोटो होता है, और वो उससे पूछने लग जाते कि ये सब कुछ कब से। तब यहाँ पर गू से बता रहा होता है कि वो आखिर यहाँ पर उसे कितने टाइम से पसंद करता है। एंड तब यहाँ पर यूना को रियलाइज होता है कि जो कुछ भी यहाँ पर उसने उससे कहा था, यानी कि गू ने जाओ से कहा था कि काश अगर यहाँ पर उस दिन गू ने गिव अप नहीं किया होता, उस दिन यहाँ पर गू ने जाओ के सामने जाकर उससे लड़ाई की होती एंड यूना को यहाँ पर हासिल किया होता, तो आज यहाँ पर यूना एक बेस्ट एंड फैंटास्टिक जिंदगी जी रही होती, ना कि इतना स्ट्रगल कर रही होती। यूना को ऐसा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कोई तो है यहाँ पर जो कि उसकी इतनी फिक्र कर रहा है, एंड वो यहाँ पर खुश हो जाती है, जहाँ पर गू को भी अच्छा लगता है कि यूना ने इन चीज़ों को यहाँ पर क्रीपी एंड नेगेटिव वे में नहीं लिया है। जिसके बाद यहाँ पर यूना डिस्चार्ज ले लेती है एंड फाइनली यहाँ पर उससे वो रबर बैंड पहन ही लिया था, जो कि यहाँ पर उससे गू ने दी होती है। अब यूना को यहाँ पर पता था कि वो अपने फिर से एक रिसर्च करेगी। वो यहाँ पर वाइफ बनने से पहले एक नॉवल की एडिटर हुआ करती थी, जिस काम में यहाँ पर उसे बहुत मज़ा आता था और उसका पैशन था, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ जाओ के लिए यहाँ पर अपना सपना छोड़ चुकी थी, जिससे अब यहाँ पर वो वापस से परस्यू करने वाली है। वही दोस्तों हम यहाँ पर देखते गू को, जो कि जैसे ही हॉस्पिटल आता है एंड जैसे उसे पता चलता है कि यूना तो डिस्चार्ज हो चुकी है, उससे यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आखिर कौन है वो जो कि यहाँ पर यूना को लेकर जा चुका है, एंड आखिर यहाँ पर फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। नर्स कहते कि चुप करो, यहाँ पर कोई चिल्लाता है क्या, और ऐसे भी कौन से फैमिली मेंबर्स, यहाँ पर जो भी आता था झगड़ के चला जाता था। मैं तो आज तक यहाँ पर उस बेचारे को किसी अच्छे फैमिली मेंबर के साथ देखा भी नहीं है, तो हम किसे ही इन्फॉर्म करते। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है एंड यहाँ पर जाओ यूना को कॉल लगाना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर नंबर उसने ऑलरेडी ब्लॉक कर लिया था, इसलिए फ़ोन अनरीचेबल बता रहा था। वो तो यहाँ पर सोचना शुरू कर देता कि यूना घर पर हो सकती कि कहाँ हो सकती है, एंड सबसे बड़ा डर उसे यही था कि कहीं यूना यहाँ पर उसे छोड़कर जा तो नहीं चुकी है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि न्यू घर में शिफ्ट हो चुकी थी एंड यहाँ पर वो बहुत हैप्पी थी बिकॉज उसने अपना पुराना नंबर डिसलोकेट कर लिया, जिससे यहाँ पर कोई भी उसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी उसे यहाँ पर ट्रैक नहीं कर पाएगा, और वो न्यू नंबर और एक न्यू लाइफ के साथ अब यहाँ पर बस शुरुआत करना चाहती है। तब तक वहाँ पर गू आ जाता है वो उसके लिए फ्लावर्स लेकर, और ये पहला दिन नहीं होता, डेली का होता है। यूना उसे कहते कि देखो तुम्हें रोज आने की जरूरत नहीं है,
गु कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर देता हूँ, बिकॉज आई नो कि तुमसे ज्यादा अच्छा ब्रेकफास्ट मैं जो बनाता हूँ। और यहाँ पर जैसे वो किचन में जाता है, यहाँ पर उसे देखकर यही सोच रही होती है कि भले यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले जानते थे और 10 साल का गैप आया, लेकिन अभी भी यहाँ पर ऐसा फील होता है कि गु एक ऐसे टाइप का पर्सन है जिसके आसपास कोई भी लड़की यहाँ पर कितनी सेफ एंड सिक्योर फील करेगी। वो उसे कुक करता देख तो बहुत इम्प्रेस हो रही थी। और इसके बाद में यहाँ पर वो भी उसे हेल्प करने लग जाती है और उसे यहाँ पर थैंक यू बोल रही थी उसे सपोर्ट करने के लिए। को यहाँ पर कहने लग जाते कि मैं तुम्हें सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, तुम तो यहाँ पर अपनी लाइफ खुद से जी रहे हो, वो तो बस मैं हूँ जो कि तुम्हारी लाइफ के बार बार बीच में आ जाता हूँ तुम्हें यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए। यूना उसे कह रही थी कि नहीं, अगर तुमने मुझे उसे मोटिवेट नहीं किया होता, तुमने उसे मुझे नहीं समझाया होता कि मेरी लाइफ मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। कोई यहाँ पर कहने लग जाते कि कोई बात नहीं, एक समय था जब तुमने भी मेरी जान बचाई थी, तुम मेरी लाइफ सेवर हो और मैं तुम्हारा लाइफ सेवर हूँ। फिर दोनों साथ में यहाँ पर कुकिंग करना शुरू कर देते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर जब यूना अपने नॉवेल को कंप्लीट कर रही थी, तब तक वहाँ पर गु उसके लिए फ्रूट्स लेकर आ जाता है और वो समझ जाता है कि यूना कहीं ना कहीं स्टक हो चुकी है। तो फिर वो उसे यहाँ पर क्वेश्चन करने लग जाता है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें वो उसकी मदद कर सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि यहाँ पर यूना उससे शेयर कर सकती है। यूना यहाँ पर उसे बताती कि ऐसा लग रहा है कि शायद से यहाँ पर वो उस पास्ट से कभी बाहर नहीं आ पाएगी एंड वो पास्ट हमेशा उसकी लाइफ का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा। तब यहाँ पर गु से समझाता है कि पास्ट कभी भी तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं होता, वो तुम्हारे ऊपर होता है कि तुम्हें उसे लेट गो करना है या फिर नहीं। और ऐसे भी जब तक तुम यहाँ पर एक घर से बाहर नहीं निकलोगी तब तक तुम बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर कैसे कर पाओगी। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा एंड तब तुम्हें यहाँ पर रियलाइज होगा कि तुमने यहाँ पर कितना कुछ मिस आउट किया है। ऐसा कहकर वहाँ से वो चला जाता है और इतना यहाँ पर यूना के लिए काफ़ी होता है मोटिवेट होने के लिए और आगे की स्टोरी को यहाँ पर ढंग से कंप्लीट करने के लिए। जब यहाँ पर उसका फाइनली लेकर खत्म हो जाता है, वो यहाँ पर गु को नोटिस करती है जो कि सोफा पर बैठे बैठे सो गया था। वो उसके पास जाकर यहाँ पर उसे ब्लैंकेट उड़ा देती है एंड यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोल रही थी, बिकॉज यहाँ पर अगर गु नहीं होता तो उसे अपनी लाइफ का मोटिवेशन और उसे अपनी लाइफ का गोल समझ ही नहीं आता और पता ही नहीं चलता। एक रात जब यहाँ पर यूना वापस घर रिटर्न जा रही थी, उस समय यहाँ पर उसे ज़ा मिल जाता है जिससे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ज़ा ने उसे कैसे पता लगा है। वही दोस्तों यहाँ पर उसके मॉम डैड भी होते। ज़ा यहाँ पर यूना से कहने लग जाता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, मैं और तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। एंड यहाँ पर अंकल यूना पर गुस्सा करने लग जाते कि बेवकूफ़ लड़की, तुम यहाँ पर इतने महीनों से घर से गायब हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे भाई के एग्जाम्स आ रहे हैं एंड हमें यहाँ पर ट्यूशन फीस को पे करना है। 2 महीने की जितनी सैलरी है वो मुझे कार्ड में डाल के तो मुझे उसकी ट्यूशन फीस को पे करना है। आंटी भी यहाँ पर चली जाती है और कहती कि हाँ यूना, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हें तुम्हारे भाई की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और उसे आगे बढ़ाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूना यहाँ पर पीछे हट जाती है एंड कहती कि ना ही यहाँ पर मेरा कोई भाई है और ना ही मेरा यहाँ पर आप जैसा कोई पेरेंट्स है, क्योंकि मैं ऐसे पेरेंट्स डिजर्व नहीं करती जो कि अपनी बेटी को बेटी ही ना मानते हो। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि इतनी हिम्मत, जहाँ पर तुम हमसे ऐसे जबान लड़ा रही हो, तुम कौन होती यहाँ पर हमें सिलेक्ट करने वाली। यूना कहती कि क्यों, सिर्फ यहाँ पर पेरेंट्स का हक है बच्चों को चूज करने का, और ऐसे भी आप लोगों ने तो चूज कर लिया कि आपके लिए आपका बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक मनी मशीन के तरह हूँ जो कि आपको पैसे देती रहूँ एंड आप वो यहाँ पर अपने बेटे पर खर्च करते रहे। उसका तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्स भी नहीं थे और मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में इतने समय से बीमार थी, लेकिन कोई मुझे देखने तक नहीं आया, कोई मुझे पूछने तक नहीं आया कि आखिर मैं कैसी हूँ। आपको पता भी है कि बच्चा खोने पर यहाँ पर कितना हर्ट होता है, और ऊपर से जब ये पता चले कि पति हमारा चीट कर रहा है तो और कितना हर्ट होता है। वही दूसरा यहाँ पर वो ज़ा से कहने लग जाती है कि तुम्हें तो डिवोर्स एग्रीमेंट मिल गया होगा, तो फिर अब तो शायद से तुम्हें साइन कर देना चाहिए और गिव अप कर लेना चाहिए। वो कहते कि नहीं यूना, तुम गलत कर रही हो, तुम आखिर ऐसा स्टेप कैसे ले सकती हो, हमें घर चलना चाहिए, हमें एक साथ एक दूसरे के साथ एक नया स्टार्ट करना चाहिए। मैं तुम्हें कह रहा हूँ सब कुछ ठीक होगा एंड आई प्रॉमिस वापस ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यूना कहते कि नहीं, मैं घर नहीं आ रही और मैं कोई रिसर्च नहीं कर रही, तुम जिस यूना को जानते हो वो यूना यहाँ पर कब की मर चुकी है। अब यहाँ पर ये वाली यूना ना तुम्हारे लिए कोई सिंपैथी रखती है और ना कभी रखेगी। वही दूसरे यहाँ पर अंकल और ज़ा वो सभी मिलकर यहाँ पर जबरदस्ती करने लग जाते यूना को घर ले जाने की। और एक बार फिर से वही सेम चीज होती है जहाँ पर कोई उसकी बात नहीं समझ रहा होता है, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। बट तब तक वहाँ पर गु आ जाता है जो कि उन्हें वहाँ से हटने के लिए कहता है। अंकल और ज़ा तो यहाँ पर यूना से यही कह रहे थे कि डिवोर्स लेकर यहाँ पर वो अपनी लाइफ को बर्बाद करिए, बिकॉज इसके बाद में यहाँ पर उसे कोई शादी करने के लिए रेडी नहीं होगा एंड जिंदगी भर के लिए यहाँ पर वो सिंगल रहकर डिप्रेस हो जाएगी। बट नहीं, यहाँ पर गु कन्फेस कर देता है कि वो यूना से शादी करेगा
अंकल कहने लग जाते कि चुप करो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है मेरी बेटी के साथ शादी करने की। आंटी भी यहाँ पर यूना को समझा रही होती है कि उसे यहाँ पर जाओ के साथ रहना चाहिए, उसके पास इतना बड़ा विला है, इतनी अच्छी गाड़ी है और इतनी अच्छी सैलरी है, तो उसे क्यों ही छोड़ना। लेकिन तब यहाँ पर गु अपना बैंक बैलेंस उन्हें बता रहा था और साथ साथ उसका विला जो कि किसी पूरे एंटायर एरिया से कम नहीं था। ये देखकर यहाँ पर अंकल साहब सभी लोग उससे क्वेश्चन करने लग जाते कि आखिर तुम हो कौन। एंड तब यहाँ पर गु उन्हें अपना पूरा नाम बताता है, जिसे सुनते ही यहाँ पर उन्हें रियलाइज होता है कि वो तो सबसे रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता है। एंड ये सब कुछ जानकर तो यहाँ पर अंकल कम्प्लीटली पलट ही जाते हैं। अंकल आंटी दोनों यहाँ पर गु की तरफ झुककर बात करने लग जाते, पर रिस्पेक्टफुली बात करने लग जाते। एंड अब जाकर यहाँ पर उन्हें रियलाइज होता है कि ओ उनकी बेटी पर तो यहाँ पर जाओ ने चीट किया हुआ है। वो लोग अब यहाँ पर जाओ के अगेंस्ट जा रहे थे, जाओ पर चिल्ला रहे थे कि तुम्हारे जैसा चीटर मेरी बेटी को डिजर्व करता ही नहीं है। और एक बार भी यहाँ पर सब कुछ पलट सा जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर यूना होती है जो कि जाओ से क्लियरली कह देती है कि मैं बार बार आकर तुमसे डिवोर्स की भीख नहीं मांगने वाली हूँ। अगर तुम पेपर से भी साइन नहीं करते हो तो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ, मेरे पास तुम्हारे और सिया के सभी मेकआउट की एविडेंसेस है, जिससे यहाँ पर साफ साफ जाहिर होता है कि जब तुम मेरे साथ शादीशुदा जिंदगी में थे तब तुम यहाँ पर मुझ पर चीट कर रहे थे। और सभी चीजें एविडेंस प्रूफ डेट के साथ है, जिससे मैं यहाँ पर अपने पास तो नहीं रखूंगी, बट हाँ कोर्ट रूम में जरूर सबमिट कर दूंगी और उसके बाद में कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि हमारा डिवोर्स होगा या फिर नहीं। तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि इससे पहले कि यहाँ पर बात कोर्ट तक पहुंच जाए तुम चुपचाप यहाँ पर पेपर्स को साइन कर दो। जा यहाँ पर कहते हैं कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैं जानता हूँ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मेरा एक कदम यहाँ पर सब कुछ खराब कर दिया, लेकिन मुझे बहुत रिग्रेट है, बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मैं इसलिए तो तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं मेक श्योर करूँगा कि सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ और सब कुछ एक बार फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। यूना कहते कि देखो अगर ठीक करना होता तो फिर तुम यहाँ पर इन चीज़ों की शुरुआत करते नहीं, अगर तुम्हें लॉयल रहना होता तो फिर तुम मुझ पर कभी चीट करते ही नहीं, लेकिन ऑलरेडी तुमने यहाँ पर सब कुछ कर लिया जिसकी चीज़ के लिए मुझे ब्लेम किया गया, मुझे विक्टिमाइज किया गया एंड ऐसे दिखाया गया कि जैसे सारी गलती यहाँ पर मेरी थी। तुम्हें क्या लगता है कि चीट करने के बाद तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी तुम्हारे घर वालों को रोकने की, उन्हें समझाने की? लेकिन तुम तो ठहरे यहाँ पर मम्मास बॉय, जहाँ पर तुम्हारी माँ को तुम्हारे अलावा तो कोई दिखता तक नहीं है कि उनके बेटे ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। एंड शायद से यहाँ पर तुम्हारी पेरेंटिंग ही गलत रही है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और मैं सिंपली यहाँ पर बस इतना कहना चाहती हूँ कि डिवोर्स देना चाहते हो या फिर नहीं, बिकॉज इसके बाद मैं यहाँ पर तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं करूंगी और सीधा तुम्हें कोर्ट में मिलूंगी, जिससे यहाँ पर तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारा जॉब, सब कुछ जा सकता है। एंड ये सुनते यहाँ पर जाओ रेडी हो जाता है साइन करने के लिए, जहाँ पर वो साइन कर पेपर्स यूना को देने लग जाता है एंड कहता है कि वो हमेशा यहाँ पर यूना का घर पर इंतजार करेगा। यूना कहते कि जरूरत नहीं है यहाँ पर एंडिंग में ऐसा बोलकर जाने की जिससे ऐसा लगे कि ओह सारी की सारी गलती यहाँ पर मेरी थी, मैंने तुम्हें माफ भी नहीं किया, लेकिन तुम तो कितने ज्यादा माफी मांग रहे थे और मैं ही कितनी कोल्ड हार्टेड हूँ। तुमने जो किया है उसकी गलती बिल्कुल नहीं है एंड जो उन्हें माफ कर देते वो यहाँ पर चीज़ों को नॉर्मलाइज करके कुछ ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं पैथेटिक होती है। वहाँ से जाओ फिर चला जाता है। वही तो यहाँ पर अब अंकल होते हैं जो चाहते थे कि यूना और गु मिलकर यहाँ पर उनके साथ उनके घर पर चले ताकि वो लोग आगे जाकर यहाँ पर शादी की बात करें, लेकिन यहाँ पर यूना डिनाई कर देती है। वो अपने डैड को शुरुआत में कहती थी कि नहीं, सोचना भी नहीं कि अब मैं यहाँ पर आपके घर आऊंगी। आपको पैसे वाला इंसान दिख गया तो आपने यहाँ पर उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया और आपको अब जाकर समझ आया कि सारी गलती यहाँ पर जाओ की थी। आई रियली विश कि ऐसे पेरेंट्स यहाँ पर मुझे तो मिल गए लेकिन किसी को भी मिल ना पाए एंड मैं उस घर पर वापस दोबारा कभी नहीं जाना चाहूंगी। अंकल यहाँ पर यूना पर चिल्लाने लग जाते लेकिन आंटी यहाँ पर उन्हें रोकती है एंड कहती कि हमें घर जाना चाहिए, हमारा बेटा हमारा इंतजार कर रहा होगा। अंकल बोलते कि इसे छोड़कर कैसे जा सकते। आंटी कहती कि मैंने कहा ना हमारा बेटा हमारा इंतजार कर रहा होगा। ऐसे कहकर यहाँ पर अंकल को वो गुस्से में चलने के लिए कहती है, जहाँ पर अंकल जाने लग जाते एंड आंटी कहती कि दोबारा घर मत आना, तुम जहाँ भी हो मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम खुश रहो एंड यहाँ पर मुझे याद करो। मैं जानती हूँ कि मैं एक अच्छी मॉम नहीं थी, लेकिन इन दी एंड मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ, तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें हम में से किसी पर भी वापस कभी भरोसा नहीं आएगा एंड गलती यहाँ पर सारी शुरुआत से मेरी है, मुझे माफ कर देना। ऐसे कहकर आंटी वहाँ से चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर बाद में यूना को गु हेयर टाई दे देता उसका बाल बांधने के लिए एंड इसके बाद यहाँ पर हैवी स्टॉर्म में वो लोग घर चले जाते, जहाँ पर यूना गु को थैंक यू बोल रही होती है। गु कहता है कोई बात नहीं, मैं एवरी टाइम यहाँ पर तुम्हारे साथ रहूंगा। पर दूसरे दोनों की क्लोजेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि दोनों एक दूसरे को यहाँ पर किस करने लग जाते एंड फिर दोनों एक साथ यहाँ पर एज ए लिविंग कपल रहना शुरू कर देते, जहाँ पर गु यूना को बता रहा था कि किस तरीके से वो कितना फैट था और यूना ने यहाँ पर उसे मोटिवेट किया था अपने आप को एक बेटर पर्सन बना
लाने के लिए, इसलिए उस दिन यहाँ पर उसने हॉस्पिटल में ऐसा कहा था कि यूना ने भी यहाँ पर उसकी जान बचाई है। यूना यहाँ पर खुश हो जाती है एंड इन्हीं दोनों की हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है।